हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और CUET PG फिजिक्स का एक और लेक्चर लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है ऑसिलेशन और वेव्स का, और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। इसके पहले हम सिंगल ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, उसके हम न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं कि किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है, उसकी मैं ट्रिक भी आपको बता चुका हूँ। अभी जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो पहले हम पढ़ेंगे टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम क्या होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो रोटेशनल के कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि जब पुली रोटेट भी कर रही हो तो उस केस में जो ये ऑसिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, या ऐसा बोल लो कि जो फ्री ऑसिलेशन है उसका जो हमारा लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है और छठा लेक्चर है। इसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं बात करूंगा फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की और फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन की, और देन हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे कपल्ड ऑसिलेटर। तो ये जो टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम है इसको मैं कपल्ड ऑसिलेटर में भी डिस्कस करूंगा, परंतु क्योंकि यहाँ पर भी इसके कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो लेक्चर को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक टू ब्लॉक सिस्टम है जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना। यहाँ पर टू ब्लॉक सिस्टम दिख रहा है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो इसको बोला जाता है टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम। अब इस टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो कि डेरिवेशन के बाद आया है, मैं फिर बोल रहा हूँ डेरिवेशन का हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर आप लोगों को चाहिए कि ये डेरिवेशन कैसे आया है तो हमेशा की तरह जैसे आप मेरे को मैसेज करते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इसका जो प्रूफ है वो मैं सेंड कर दूंगा। अदरवाइज जब हम कपल्ड ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो मैं आपको ये वापस से बताऊंगा। डेरिवेशन हालांकि मैं वहाँ पर भी नहीं बताऊंगा। तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट म्यू अपॉन के। अब यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आई है म्यू। हालांकि ये तुम्हें पता होगा म्यू का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, जो कि तुमने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। ये रिड्यूस्ड मास क्या होता है, जो टू मास प्रॉब्लम होती है उस कॉन्सेप्ट को सिंपल करने के लिए, जो टू मास बॉडी वाली प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया गया जिसका नाम है रिड्यूस मास। तो ये रिड्यूस मास का मतलब क्या है, दोनों जो मास है यहाँ पर m1 क्रॉस m2 है, तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, एक मास m1 एक मास m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये मिलाकर क्या बन गया म्यू मतलब रिड्यूस मास। इस म्यू की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा पूरे सिस्टम का। पहला सवाल तो इस तरह की कैटेगरी में ये पूछ लिया जाता है कि एक टू ब्लॉक मास सिस्टम है उसका टाइम पीरियड बताओ। दूसरा जो क्वेश्चन है इस कैटेगरी में ये होता है कि इंडिविजुअल ब्लॉक का एम्पलीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। तो आयाम कैसे बताएंगे, यहां पर जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, जो एम्पलीट्यूड है इस पर्टिकुलर केस के लिए एम्पलीट्यूड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m के। m मतलब मास किसी भी बॉडी का, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं फिर कह रहा हूं इनके पीछे डेरिवेशन है, डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m के। तो अगर एक बॉडी का एम्पलीट्यूड है a1, एक बॉडी का एम्पलीट्यूड है a2, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m1। और जिस तरह से आप रेशो को सॉल्व करते हो, रेशो को सॉल्व मतलब जैसे आपको दिया हुआ है x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 1/2, और कोई क्वांटिटी थी शुरुआत में, कोई क्वांटिटी लेट 20, इस 20 को x y में बांटना है 1:2 में। तो उसके लिए आप क्या करते हो, 1 अपॉन टोटल, जो रेशो दे रखा है उसका टोटल, और जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम कहानी यहाँ करनी है, इनका रेशो आ गया आपके पास। अब आपको a1 की वैल्यू निकालनी है, तो m2 अपॉन अनुपात का टोटल, रेशो का टोटल कितना हो गया, m1 प्लस m2 इंटू x0। x0 कौन सी क्वांटिटी है, जिस वैल्यू के साथ इस ब्लॉक को या इस सिस्टम को कंप्रेस किया जाएगा या एलोगनेट किया जाएगा, खींचा जाएगा या दबाया जाएगा, वो वैल्यू क्या होगी, x0 होगी। एक बार वैल्यू निकल जाएगी a1 की और एक बार वैल्यू निकल जाएगी किसकी, a2 की। ठीक है। फिर तीसरा इस कैटेगरी में क्वेश्चन बन जाता है कि दोनों में से कोई एक मास एक के कंपैरिजन में बहुत कम है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम बात कर ले कि m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, m2 के। इसको ठीक ऐसे मान सकते हो कि एक ट्रक से और एक साइकिल भी नहीं बोलूँ मैं, साइकिल
टॉय कार भिड़ रही है, तो टॉय कार का जो मास है वो ट्रक के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया। तो ठीक वैसे ही m1 इज ग्रेटर देन m2, तो 1/m1 की वैल्यू को लेस देन 1/m2 माना जा सकता है। यानी कि 1/μ किसके बराबर बन गया, 1/m2 के, और म्यू की वैल्यू किसके बराबर बच गई, m2 के बराबर बच गई। तो फॉर्मूला जो है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, 2π√m2/k। तो यहाँ पर मैंने m1 ग्रेटर देन m2 लिखा है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा बन जाए m2 ग्रेटर देन m1। तो ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती है 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में, और यही 3-4 तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और मेरे समझ में अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, है ना। डेरिवेशन, ये जो सब चीज़ें आई हैं डेरिवेशन के बेस पर है। हम डेरिवेशन साइड में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमसे वो कोई नहीं पूछने वाला, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमें ऐसे बोला गया है, द सिस्टम शोन इन फिगर कैन मूव ऑन अ स्मूथ सरफेस, दे आर इनिशियली कंप्रेस्ड बाय, ये 6 सेंटीमीटर नहीं है 10 सेंटीमीटर है, मैं इसको सही कर देता हूँ, इनिशियली कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, द सिस्टम परफॉर्म्स SHM विद टाइम पीरियड π/10, block of mass 3 kg perform SHM with amplitude 4 cm, block of mass 6 kg will have maximum momentum of 2.40 kg meter per second, time period of 2 blocks are in the ratio of 1/√2। तो एक एक करके तीनों को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ कहानी ये समझ में आ रही है, पिक्चर से ये दिख रहा है कि ये 2 ब्लॉक मास सिस्टम है। तो 2 ब्लॉक मास सिस्टम है तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, रिड्यूस मास निकाल लेंगे। तो इसका रिड्यूस मास निकालोगे तो हाँ जी, तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू की। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 6/3 + 6, तो ये कितना हो गया, 6×3 = 18 और 6 और 3 9, तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 2 kg म्यू की वैल्यू। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, 2π√μ/k। तो 2π का 2π, म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2, और k जो है वो गिवन है वो कितना है 800, है ना, कितना है 800। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2π और नीचे आ जाएगा 1/400। तो 400 बाहर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20, तो ये बन गया 20। तो आंसर रह गया हमारे पास कितना, π/10। और हमें ऑप्शन में दिया है कि जो सिस्टम परफॉर्म्स SHM विद टाइम पीरियड π/10 सेकेंड, यानी कि ये जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोला है ब्लॉक ऑफ मास 3 kg परफॉर्म्स SHM विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। 3 kg वाला मास जो है वो एम्पलीट्यूड परफॉर्म कर रहा है 4 सेंटीमीटर से। तो मैंने ये बोला है तुम्हें कि जो एम्पलीट्यूड है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो A3 ये हमने एम्पलीट्यूड मान लिया किसका, 3 kg वाली ब्लॉक का, और A6 ये हमने एम्पलीट्यूड मान लिया किसका, 6 kg वाले ब्लॉक का। तो इन दोनों का जो रेशो है वो क्या बनेगा, m6/m3, यानी कि 6/3, यानी कि 2:1। तो यहाँ पर A3 और A6 वाले ब्लॉक, यानी कि 3 kg वाला जो ब्लॉक है और 6 kg वाला ब्लॉक है, उसका जो एम्पलीट्यूड का रेशो हो गया वो रेशो हो गया 2:1। तो अगर मेरे को A3 की वैल्यू निकालनी है तो A3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2/2 + 1, और इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल क्या आएगा, कंप्रेशन। तो इनिशियल जो कंप्रेशन है वो कितना है, 6 है, कितना है 6। तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/2 + 1 कितना हो गया 3, और ये हो गया 6, तो ये हो गया 3 2 × 6, तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर कितना है 4 सेंटीमीटर। ये 6 वापस 6 करो, 6, ठीक है, ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि A6 वाले का बताओ, तो A6 वाले का आंसर कितना आ जाएगा, A6 वाले का आंसर आ जाएगा 1:3 × 6, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि अभी तक जो हमने दोनों ऑप्शन चेक किए हैं वो दोनों सही है, A भी सही है और B भी सही है। अब ब्लॉक ऑफ मास 6 kg विल हैव मैक्सिमम मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू क्या होती है, वेलोसिटी। तो मोमेंटम निकालना है किसका, 6 kg वाले का।
तो 6 kg वाले का मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम ऑफ 6 kg वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ 6 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ 6 kg। मैक्सिमम की बात हो रही है, तो P मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होगी, a ओमेगा। SHM में हमने ये पढ़ा है। तो m6 ये कितना हो जाएगा, a6 और ओमेगा। ओमेगा जो है वो किसके बराबर होगा, ओमेगा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ओमेगा k अपॉन m। ओमेगा किसके बराबर होता है, अंडर रूट k अपॉन m। तो यहाँ से हम डालेंगे वैल्यू, तो वैल्यू डालेंगे तो मास जो है 6 kg वाला कितना हो जाएगा, 6। एम्पलीट्यूड जो हमारे पास आ चुका है, एम्पलीट्यूड A6 वाले का वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू रख दी मैंने 2 सेंटीमीटर। ओमेगा की वैल्यू कितनी रख देंगे, मेरे पास है ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो है 2 पाई अपॉन टी, उससे भी रख सकते हो, है ना भाई। t बराबर होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, तो ये 2 पाई अपॉन टी, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये -2 हो गया। t की जो वैल्यू है वो कितनी है, पाई बाई 10, तो यहाँ से वैल्यू रख दो 6 इंटू 2 इंटू 2 पाई, और ये पाई बाई 10 और 10 पावर -2, और आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया 2.4 kg, और किस में पूछा है, मीटर पर सेकंड। तो यानी कि सी आंसर जो है वो करेक्ट है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, kg मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स कि जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। अब चौथा जो ऑप्शन है, टाइम पीरियड ऑफ 2 ब्लॉक्स आर इन द रेशो, यानी कि दोनों का टाइम पीरियड निकालना है। अब ये तुम मेरे को निकाल के बताओगे कि टाइम पीरियड कैसे निकाले जाता है। मैंने तुम्हें बहुत बताया है टाइम पीरियड किस तरह से निकाला जाता है। तुम्हारे पास a है, m है, टाइम पीरियड निकाल के चेक करो कि चौथा ऑप्शन सही है या नहीं है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये वाला चेक हो गया, ये वाला चेक हो गया, ये वाला चेक हो गया, ठीक। तो ये था सवाल किसके ऊपर, 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलें। तो अब इस तरह के आपको क्वेश्चंस अगर देखने को मिले जिसमें कि रोटेशनल मोशन का यूज़ हो रहा हो, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हालांकि इसके जो जस्ट पहले वाला लेक्चर था, जो कि था लेक्चर नंबर 5, मैंने आपको हिंट भी दिया था उस लेक्चर में कि आगे आने वाले लेक्चर में हम इस तरह के क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, कहानी क्या है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ये एक रॉड से यहाँ पर इसको बांधा गया है, और ये जो रॉड है इसकी लेंथ है b। कितनी लेंथ है b, और ये वाली जो रॉड है ये एक रस्सी से कनेक्टेड है जो कि एक पुली पर से पास हो रही है, और पुली पर से जो रस्सी पास हो रही है यानी कि स्ट्रिंग पास हो रही है, उसका दूसरा एंड एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास है m, है ना। तो होगा क्या, इस ब्लॉक का जो मास होगा उस पर इसका सेल्फ वेट लगेगा mg। तो ये mg वेट से जब इसको नीचे खींचेगी ऐसे, तो ये जो स्प्रिंग है इधर की तरफ चलेगी ऐसे, ये जो रॉड है ये इधर की तरफ खिंच जाएगी यूं ऐसे। तो रॉड इधर की तरफ खींचेगी तो ये स्प्रिंग भी इधर की तरफ खींचेगी। मेरा कहने का मतलब है जो अब अरेंजमेंट बनेगा नया, वो नया अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से खिंच जाएगी आगे तक। पहले की जो पोजीशन थी इसकी वो ये थी, मान लो ये पोजीशन थी पहले वाली, और जो नई पोजीशन आ गई वो इसकी ऐसे आ गई हो। तो यहाँ से इसने एक एंगल बना लिया, मान लो वो एंगल है कितना, थीटा, मान लिया हमने ऐसा। और यहाँ से ये स्ट्रिंग है ही जो इसने इसको बांध रखा है, और ये पुली पर से पास हो रही है ऐसे, और ये mg ब्लॉक जो मास था उससे नीचे चला गया, यहाँ चला गया, है ना। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और ये इनिशियल पोजीशन से नीचे चला गया। कहाँ चला गया, ये x चला गया, मान लो x चला गया, इसको हटा दिया, ठीक है। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालें, देखो भाई ये इस एंड के अबाउट पिवोटेड है, तो इस एंड के अबाउट पिवोटेड है, इसका मतलब ये वाली जो रॉड है इस एंड के अबाउट दोनों साइड घूम सकती है, ऐसे भी और ऐसे भी। पिवोट का मतलब हो गया ये यहाँ पर इस तरह से मोशन कर सकती है, यूँ ऐसे यूँ। तो जब ये जो मास है इसके सेल्फ वेट की वजह से नीचे जाएगा ऐसे, तो ये जो रॉड है अपनी पोजीशन से किधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर घूमेगी, इधर घूमेगी। तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग जो
यहाँ पर बनी हुई है, ये आगे की तरफ खींचेगी और आगे की तरफ खींचेगी। लेट सपोज ये खींच गई कितना, x खींच गई, है ना, कितना खींच गई, x। तो स्प्रिंग क्या करती है, उसके नेचर जो है उसको जिधर की तरफ खींचा जाए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है, फोर्स। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ऑपोजिट में, और कितना लगाएगी, वो kx फोर्स लगाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये ज़रूरी है निकालना कि x की वैल्यू क्या होगी। तो उस x की वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये ट्राइंगल बाहर निकाल लिया, ये ट्राइंगल बाहर निकाल लिया। ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये हो गया b, और एक ये हो गया x। अब चाहो तो इसको तुम सीधा कर सकते हो, ये एक आर्क की तरह दिख रहा है, तो आर्क बराबर होता है एंगल इंटू रेडियस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b थीटा। और अगर ये गले से नीचे नहीं उतर रहा, मैंने कैसे लिख दिया, तो इसको मान लो तुम, ये थीटा है तो इसको टेन थीटा ले लो। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया x अपॉन b। यदि एंगल स्मॉल हो तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन b। तो x बराबर कितना आ जाएगा, थीटा। कैसे भी करके देख लो, x की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा b या b थीटा। सिंपल अगर करना चाहो तो सिंपल आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, है ना। जैसी तुम्हारी श्रद्धा वैसा तुम इसको कर सकते हो। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू को kx लिखना है, और वो kx किसके बराबर हो गया, k b थीटा, किसके बराबर हो गया, k b थीटा। ठीक, अच्छा, अब क्योंकि ये जो रॉड है जो मासलेस है वो पॉइंट O के अबाउट पिवोटेड है, और पिवोटेड है तो वो रोटेशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क अबाउट पिवोटेड पॉइंट, पिवोटेड पॉइंट, तो वो टॉर्क जो है उसकी वैल्यू टाउ या टी बराबर किसके हो गई, आई अल्फा। अब क्योंकि ये रॉड के साथ स्प्रिंग अटैच है, और हमने ये पढ़ा है कि जब ये घूमने की कोशिश करेगी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो कैसे निकालेंगे हम ये जानते हैं कि जो टॉर्क है उसकी एक और वैल्यू हो सकती है, वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब फोर्स कहाँ से आएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आएगी, तो वो देख लेते हैं। यहाँ तो लग रही है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है कितना, के बी थीटा, और पिवोटेड पॉइंट कौन सा है, ओ। तो ओ की यहाँ से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, बी। तो यहाँ जो टॉर्क बन गया टाउ, वो किसके बराबर बन गया, के बी थीटा इंटू बी, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर, के बी स्क्वायर थीटा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो टॉर्क है और रीस्टोरिंग टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब वापस भेजना, यानी कि उसका साइन क्या आएगा, माइनस का। तो आई अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ के बी स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बी स्क्वायर थीटा अपॉन 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 आई, आई आ गया। अब सवाल ये है कि आई की वैल्यू कहाँ से लाएं, क्योंकि रॉड तो है मासलेस, तो आई की वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ए, जहाँ से स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहाँ से जो मास है उसकी डिस्टेंस क्या है, m, और आई जो है वो क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, a, तो कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना बन गया, के बी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, और ये हो गया थीटा। तो अब ये बन गई एस एच एम की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन बन गई, एस एच एम की इक्वेशन, ये बन गई ना, ये एंगुलर में बन गई। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के बी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, और ये किसके बराबर, के बी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। तो टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अब ये समझाने में मेरे को इतना टाइम लगा है, इसको एक दो बार करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, ए मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के है, एंड जस्ट
टचेस द अनदर आइडेंटिकल स्प्रिंग फिक्स टू द फ्लोर एज शोन इन फिगर, फाइंड टाइम पीरियड। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी के है। तो यहां पर क्या होगा, पहले तो केवल और केवल ये स्प्रिंग है और फिर जब ये इसको टच कर जाएगी तो इसके साथ ये स्प्रिंग भी बन जाएगी। तो इसकी दो कंडीशन होगी। पहले केस में तो जो टाइम पीरियड आएगा वो केवल और केवल किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से। और दूसरे केस में जो टाइम पीरियड आएगा उसमें ये कहानी हो जाएगी, ये वाली कहानी हो जाएगी दूसरे में। तो ये के और ये के और ये के। तो मान लो इसका जो टाइम पीरियड है वो T1 है और इसका जो टाइम पीरियड है वो T2 है। तो कुल मिलाकर जो टाइम पीरियड बनेगा वो बनेगा T1 प्लस T2, है ना। कुल मिलाकर जो टाइम पीरियड बनेगा वो कितना बनेगा, T1 प्लस T2। अब T1 की वैल्यू क्या हो, T2 की वैल्यू क्या हो, तो ये जब ऑसिलेट करेगी तो इसका आधा टाइम तो इसकी वजह से यानी कि T1/2 और आधा टाइम इसकी वजह से होगा यानी कि T2/2। भाई ये दो हिस्सों में बट गया ना। दो हिस्सों में बटने का मतलब है कि जो कुल टाइम पीरियड है उसका आधा पार्ट तो ये कवर कर रहा है और आधा पार्ट ये पूरा सिस्टम कवर करेगा। तो आधा पार्ट से मेरा मतलब हो गया कि ये हो गया T1/2 और ये भी कितना हो गया, T2/2। तो अब निकाल लो एक बार तुम T1, ये वाला T1। तो ये वाला जब T1 निकालोगे तो ये सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, T इक्वल्स टू 2 और ये हो गया M/K। और ये किस में अरेंजमेंट हो गया, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में अरेंजमेंट हो गया तो T2 इक्वल्स टू 2 और M/2K। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दो। यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, पाई, 2 से 2 तो कैंसिल, ये कितना हो गया M/K और ये कितना बन जाएगा, पाई और M/2K। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया ये। अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं तुम्हें। इस क्वेश्चन में तुम्हें दिखा है फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर, द बार AB इज अज्यूम्ड टू बी रिजिड एंड मासलेस। देखो भाई, एक चीज तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स वो किसके बराबर है, K इंटू एक्स। और इस x का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, x का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो यहां पर मास अटैच है m, है ना। यहां पर मास अटैच m है तो ये मास क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, इस पूरी रॉड को, या कोशिश करेगा। तो लेट सपोज कि ये खींचकर यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो ये स्प्रिंग भी इसके साथ खींचेगी। तो ये स्प्रिंग इसके साथ खींचकर यहां आ गई ऐसे। मैं नेक्स्ट अलग डायग्राम बना लेता हूं उसका, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले ये बना लेते हैं। और ये स्प्रिंग अब खिंच गई ऐसे और ये मास यहाँ पहुँच गया m। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो जब ये पहुँचेगा तो रॉड अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ देगी। इनिशियल पोजीशन को छोड़ देगी तो ये रॉड कुछ इस तरह से झुकेगी, ये रॉड भी। और यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका कितना है, K2। तो झुकेगी तो इसने अपने इनिशियल पोजीशन के साथ एक एंगल बना लिया, लेट सपोज वो एंगल है थीटा। परंतु इस रॉड को यहाँ से भी बांधा हुआ है, ऐसे बांधा हुआ है ना। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो ये पार्ट भी नीचे खींचेगा इसके साथ, तो ये पार्ट भी, ये इसको ऊपर खींचेगी स्प्रिंग अपने नेचर के अपोजिट। तो यहाँ पर भी ये बना दिया मैंने ऐसे, ये इसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a है। ठीक है, लो इसको भी दिखा देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये नीचे खींची है ना रॉड, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इतना, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं c। तो डेल c, और ये हिस्सा कौन सा है, b। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान लेता हूँ मैं डेल b। ठीक, अब स्प्रिंग जो है अपने नेचर के, उसका नेचर क्या है, जिधर उसको खींचा जाएगा उसके अपोजिट फोर्स मारेगी। तो यहाँ फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, एक तो ये हो गया Fc, और एक स्प्रिंग फोर्स यहाँ लगेगा, ये हो गया Fb। अब आपको एक ट्राइंगल दिखा होगा, तो ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसा, दिखा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना कुछ ऐसा। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डेल बी, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गई डेल सी। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है कितनी, a, और ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, l है। ये पूरी लेंथ है कितनी, l। तो दो सिमिलर ट्राइंगल बन गए,
तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगेगी तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? डेल्टा सी अपॉन ए, ये वाला ट्राइंगल, डेल्टा सी अपॉन ए इक्वल्स टू किसके होगा? डेल्टा बी अपॉन एल। डेल्टा सी अपॉन ए इक्वल्स टू किसके होगा? डेल्टा बी अपॉन एल। यानी कि यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा सी इक्वल्स टू किसके होगा? ए अपॉन एल इंटू डेल्टा बी, या मैं लिख सकता हूं डेल्टा बी इक्वल्स टू एल अपॉन ए डेल्टा सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज हम यहां पर ये कंसीडर कर रहे थे कि यहां पर जो फोर्स है वो है कितना? एफ सी, और यहां पर जो फोर्स है वो कितना है? एफ बी है। ठीक है, ये फोर्स जो है एफ सी है और ये फोर्स जो है वो कितना है? एफ बी। ठीक, तो यहां इस पॉइंट के अबाउट यदि टॉर्क निकाला जाए, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क जो है वो क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो दोनों टॉर्क है ये इसको ऊपर खींचेगी वापस, भाई ये रॉड नीचे आएगी ना, तो ये इसको ऊपर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। तो ये जो दोनों टॉर्क है ये आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि एफ सी इंटू ए, एफ सी इंटू ए इक्वल्स टू किसके बराबर हो? एफ बी इंटू ये पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? एल। ये किसके बराबर हो? एफ बी इंटू एल। तो यहां से एफ बी या एफ, यहां से ये एफ सी जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एफ बी इंटू एल अपॉन ए, एफ बी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, अब एक और चीज क्या कि यहां जो एफ सी फोर्स है ये एफ सी फोर्स किसके बराबर होगा? K1। K1 यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और यहां पर ये इसका डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन कितना है? डेल सी। कितना है? डेल सी। तो डेल सी की वैल्यू कितनी हो गई? एफ सी अपॉन के। ठीक है, कितनी हो गई? एफ सी अपॉन के। और यहां से ये डेल सी किसके बराबर है? ए अपॉन एल डेल बी। तो यहां से जो लिखा हुआ है मैंने डेल बी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? डेल बी इक्वल्स टू कितना हो गया? एल डेल सी अपॉन ए, एल डेल सी अपॉन ए। तो डेल सी की वैल्यू ये डाल दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? एल अपॉन ए डेल सी। डेल सी कितना हो गया? एफ सी अपॉन के। अब जो एफ सी है, एफ सी यहाँ से देखो, एफ सी की वैल्यू कितनी है? एफ बी एल अपॉन ए। तो ये वैल्यू डाल दो, तो कितना हो गया? एल अपॉन ए और ये 1 अपॉन के। और एफ सी की वैल्यू कितनी हो गई है? एफ सी की वैल्यू एफ बी एल अपॉन ए, एफ बी एल अपॉन ए। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई? एफ बी अपॉन के और ये हो गया एल अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? डेल बी की, यानी कि जो डिफ्लेक्शन आएगा बी पर उसकी वैल्यू हो गई एफ बी अपॉन के एल अपॉन ए का होल स्क्वायर। और जो डेल सी है उसकी वैल्यू हो गई ए अपॉन एल डेल बी। अब ऐसा करने से क्या होगा? ये मेरे पास डिफ्लेक्शन आ गया कहाँ पर? बी पर आ गया, है ना। डिफ्लेक्शन आ गया कहाँ पर? बी पर। और बी पर डिफ्लेक्शन आ गया, ये कुल डिफ्लेक्शन एफ बी अपॉन के एल अपॉन ए स्क्वायर बी पर, जो मास की वजह से खिंच गया। अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर है? के इंटू एक्स। एक्स मतलब डिफ्लेक्शन, यानी कि अगर मैं एफ बराबर के डेल लिख रहा हूं तो एफ अपॉन जो के है या एफ अपॉन डेल है वो किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेल अपॉन एफ, डेल बी अपॉन एफ बी, ये पूरे सिस्टम के लिए बात हो रही है। अब तो ये किसके बराबर हो गया? 1 अपॉन के एल अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 1 अपॉन के की वैल्यू है, तो ये हो गया 1 अपॉन के इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? के 1 अपॉन के एल अपॉन ए स्क्वायर। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी के और एल अपॉन ए, उल्टा कर दिया ना, तो ए अपॉन एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल का होल स्क्वायर। इक्विवेलेंट नहीं, के बी की वैल्यू आ गई, सॉरी, ये किसकी वैल्यू आ गई? के बी की वैल्यू आ गई, के बी। और यहां से ये वैल्यू भी किसकी आ गई? के बी की वैल्यू आ गई, के बी। तो एक तो हमने निकाल लिया के बी और ऑलरेडी हमारे पास यहां से था के वन। अब हमने क्या कर दिया? पूरा जो सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को
हमने कहाँ पर पहुंचा दिया, बी पॉइंट पर पहुंचा दिया, मतलब कि ये कर लिया हमने ऐसा, यहां पर जो था स्प्रिंग इसको यहां पर पहुंचा दिया, ये बना लिया हमने, ये इस तरह से हमने बना लिया। ये हो गया m, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट था K2 और यहाँ हो गया अब कितना Kb। इस C को हमने कहाँ पहुँचा दिया, इस B पॉइंट के ऊपर पहुँचा दिया। इसका जो इक्विवेलेंट बन जाएगा वो इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा ऐसे m, और ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई Kb इंटू K2 अपॉन Kb प्लस K2। तो जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, T इक्वल्स 2 m अपॉन K इक्विवेलेंट। तो ये इसका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। आपको K इक्विवेलेंट की वैल्यू रखनी है, K इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ भी आ सकता है, ये जस्ट ऐसे डेरिवेशन मान सकते हो कि इस तरह की प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके बेसिकली आपको इस पर जाना है कि ये तरीका क्या यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी जगह आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो जब इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में करोगे तो ये बहुत आसान लगेगा, अभी आपको ये बहुत टफ लग रहा है, अभी दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है ये, परंतु है बहुत आसान है। आगे चलते हैं। अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो यहाँ पर आपको मास पुली जो सिस्टम है इसका आपको निकालना है टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी। उसको निकालने के लिए हालांकि आप जो मेथड यूज़ करते हैं वो उससे कर सकते हो कि ये x डिस्टेंस नीचे चला जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा और वैसे जाएगा। तो इसको करने के लिए एक मेथड होता है जिसको कहते हैं एनर्जी मेथड। इस तरह के क्वेश्चंस को जो करने के लिए एक मेथड होता है जिसको कहते हैं एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड क्या कहता है कि सिस्टम की कुल जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है, और यदि उसका डिफरेंशिएशन किया जाए यानी कि d अपॉन dt किया जाए तो वो क्या आ जाएगा, जीरो, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एक निकालना पड़ेगा हमें क्या, काइनेटिक एनर्जी को, और एक किसको निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी को। एक किसको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी को, और एक किसको निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसे होगी, ये ब्लॉक जो है ये नीचे चलेगा, तो मान लेता हूँ ये ब्लॉक चल के यहाँ तक आ गया ऐसे, और ये नीचे चल के कितना आ गया, x आ गया। तो ये जितना नीचे आएगा उतना ही पुली पर से घूमेगा। तो पुली पर से भी मान लो ये इतना हिस्सा घूम गया, यहाँ से शुरुआत में यहाँ था तो इतना हिस्सा घूम गया होगा, तो यहाँ पर भी इतना ही चला होगा, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, x। तो कुल मिलाकर अगर मेरे को पूछा जाए कि x की वैल्यू कितनी होगी तो x बराबर कितना होगा, एंगल इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा r थीटा, r थीटा। तो तुम्हें दो टर्म निकालना है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किस किस का सम होगी, एक तो होगी 1/2 mv² वाली, 1/2 mv² वाली, और v स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, v को क्या लिख सकते हो, v बराबर होता है dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt को क्या लिख दिया, x डॉट, है ना। तो ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा dx अपॉन dt बराबर r d थीटा अपॉन dt। तो r d थीटा अपॉन dt होता है ओमेगा, तो ये बन जाएगा क्या, r ओमेगा, जिसको आप लिख सकते हो r थीटा डॉट, r थीटा डॉट। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बनेगा क्या, 1/2 mx डॉट स्क्वायर। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई, ब्लॉक की, ब्लॉक। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, इस पुली की। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो पुली की होगी उसको हम लिखेंगे हाफ j ओमेगा j थीटा स्क्वायर, हाफ क्या लिखते हैं, i ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं ना, ये मैं लिखता हूँ वापस से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो i है यहाँ पर, i जिसको मैं बोल रहा हूँ, इन केसेस में जो i होगा ये कौन सा होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब साहब ये क्या बवाल हुआ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या चक्कर। देखो हमारे पास तीन एक्सिस हैं, ऐसा ये तीन एक्सिस बन रहे हैं हमारे पास, x y और z, ये x ये y और ये z। तो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कई जगह हम इसको लिखते हैं j से। तो हमारे पास एक थ्योरम होती है I Z Z,
इक्वल्स टू आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स, जो कि कौन सी थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड जेड जिसको मैं बोल रहा हूँ जे, वो जे किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, क्योंकि जो पुली है, ये पुली है, डिस्क है, तो इसके लिए जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों डायमीटर के केस में हो गए, तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों इसके लिए होते बराबर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2i एक्स एक्स या 2i वाई वाई, है ना, कितना बन जाएगा 2i एक्स एक्स या फिर कितना बन जाएगा 2i वाई वाई, ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर। और इसके बाद इसकी जो भी वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर होगी, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगी, वो आप निकाल सकते हो। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जो आई है इसका मतलब क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, या तो 2i एक्स एक्स या 2i वाई वाई। ठीक, अच्छा, ओमेगा को मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगी, जे, और ये बन जाएगी थीटा डॉट का स्क्वायर, जे थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब एक और एनर्जी होगी यहाँ पर, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसकी होगी, स्प्रिंग की। पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर किसकी होगी, स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, कितनी है, आर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कुल जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का सम है प्लस किसका सम है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, है ना, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर और हाफ जे थीटा डॉट स्क्वायर। तो एक्स डॉट स्क्वायर, पहले इसको एक्स डॉट में लिख लेता हूँ, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ जे थीटा डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के आर स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। अब एक्स डॉट स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हो, एक्स डॉट अभी देखा ना तुमने, तो एक्स डॉट किसके बराबर है, आर थीटा डॉट, तो इसको ये लिख दो, तो ये बराबर हो गया हाफ एम ब्रैकेट में लिख दिया आर थीटा डॉट और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो ये बन गया 1/2 जे थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ एम ये हो गया आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ जे थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई किसकी, कुल एनर्जी की। ये किसकी वैल्यू हो गई, कुल एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना। अब हमें क्या करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है और किसके बराबर करना है, जीरो के। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करो भाई, तो कैसे करोगे, मैं यहीं कर दूं, यहीं कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। तो डिफरेंशिएट करो डी अपॉन डी टी किसके बराबर, जीरो। इसको डिफरेंशिएट करोगे 1/2 एम आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, पहले में इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या बनेगा, डी थीटा जो है वो वेरिएबल है, क्या बनेगा, हाफ एम आर स्क्वायर 2 थीटा डॉट, पहले इसका क्या है ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x, फिर x का करना है तो x का 1। तो अब थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थीटा डबल डॉट, फिर किसका करना है डिफरेंशिएशन 1/2 जे इस थीटा डॉट स्क्वायर का। तो इस थीटा डॉट स्क्वायर का क्या होगा भाई, 2 थीटा डॉट और फिर थीटा डबल डॉट, और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, हाफ के आर स्क्वायर और ये बनेगा 2 थीटा और थीटा डॉट। तो 1/2 सब में से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, थीटा डबल डॉट। पहली चीज़ तो थीटा डॉट सब में से कॉमन आ गया, थीटा डॉट आ गया सब में कॉमन, 1/2 खत्म ही हो चुका है, तो यहाँ बच गया एम आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर, और ये 2 भी सब में जीरो हो गया, ये 2 और ये 2 भी खत्म, 1/2 ये भी खत्म। तो यहाँ बच गया एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस यहाँ क्या बच गया, जे और थीटा डबल डॉट प्लस यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया के आर स्क्वायर
और ये बच गया कितना, थीटा, और बराबर किसके हो गया, 0 के। अब ये थीटा डॉट खत्म, तो हमारे पास ये बच गया, ये वाला इक्वेशन। इसको 0 के बराबर करेंगे, तो इसको 0 के बराबर करो, तो इसको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है थीटा डबल डॉट, 2 में कॉमन आ रहा है, तो क्या बन गया, एम आर स्क्वायर प्लस जे, और प्लस किसके बराबर हो गया, ये हो गया के आर स्क्वायर थीटा, तो के आर स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस जे, और ये थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये एस एच एम की इक्वेशन बन गई, जिसमें ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, के आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस जे। तो सिर्फ ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, के आर स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस जे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी किसके बराबर, 2 पाई एफ बराबर अंडर रूट के आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस जे। तो एफ की वैल्यू किसके बराबर, 1/2 पाई के आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस जे। और अगर टाइम पीरियड निकालेंगे तो इसका कर देंगे उल्टा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस थे देखने में और करने में भी। हालांकि इस तरह के इतने भारी क्वेश्चन तुमसे पूछे नहीं जाते, सिवाय जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें 2 मार्क्स सिस्टम है, वो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किए, इसके आने की संभावनाएं, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि इनको सॉल्व करने बैठ जाएं। इनके डायरेक्ट हमें आंसर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको सॉल्व करने के पीछे बहुत लंबा टाइम जाता है, आप देख भी रहे होंगे। परंतु क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो इसलिए हमें करना है, समझना है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इतने बड़े क्वेश्चन आने की संभावनाएं, चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संडे टेस्ट है, टेस्ट का टाइमिंग है 12 से और 1 बजे तक का। 30 क्वेश्चन आने हैं। टेस्ट का जो लेवल होगा वो CUET PG एग्ज़ाम का जैसा ही होगा, जैसा कि CUET एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पेपर है मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा, उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है, उसके आंसर आपको मेंशन करने हैं। 1 बजे आपके पास आंसर की पहुंच जाएगी, उस आंसर की से अपने आंसर्स मैच कराने हैं। कितने नंबर आ रहे हैं वो नंबर आपको पर्सनली मेरे को मैसेज करने हैं। कहाँ पर, व्हाट्सएप पर ही। राइट आंसर के लिए आपको जो है 1 मार्क अवार्ड होगा, गलत आंसर के लिए 0.25 उसमें से माइनस कर लेना, यानी कि 1/4 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग होंगे, और राइट आंसर के लिए 1 मार्क अवार्ड होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा ऑसिलेशन एंड वेव्स का, उसमें हम डिस्कशन करेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन का, फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन का और उसके क्वेश्चंस का। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑसिलेटर की, कपल्ड ऑसिलेटर की। तो 2 ऑसिलेशन के अंदर तुम्हारे पास 2 चैप्टर हैं यहाँ पर। कौन कौन से, एक तो हो गया ये वाला, और इसके अंदर ही है फोर्स और फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। इसके बाद एक और चैप्टर हमें करना है कपल्ड ऑसिलेटर। तो ऑसिलेशन वाला पार्ट में सिर्फ इतना ही होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेव्स। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जितना हमने किया है वो मोर देन एनफ है, जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो मोर देन एनफ है। हालांकि मैं तुम्हें असाइनमेंट भी जो भेजता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, वो इसलिए हैं कि ताकि वो तुम उन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ, तो उससे मिलता जुलता हल्का फुल्का क्वेश्चन तुम्हें गलती से भी भिड़ जाए तो तुम उसका आंसर निकाल दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।